अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है तारिक अली और मैं इस वक्त हूँ इस्तांबुल में। मैं पिछले 7 साल से इस्तांबुल में मुकीम हूँ। यहाँ पे मैं एक फार्मेसी में जॉब करता हूँ। यूट्यूब पे ये मेरी पहली वीडियो है। इस वीडियो को बनाने का मकसद उन लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है जो इन दिनों डेंगू प्लान कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको डेंगू के बारे में पता नहीं होगा कि डेंगू किसे कहते हैं और कौन से लोग हैं जो डेंगू प्लान कर रहे हैं। जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो तुम्हारी जो पेमेंट है वो तुमसे मैं आधी ले लूँगा और ये सारी पेमेंट मैंने आगे एजेंट को देनी है, मुझे इसमें से कोई पैसा नहीं बचना। जब ये एहसान का पहाड़ वो आपके ऊपर तोपता है और आप लोग ऑलरेडी शेख चिल्ली वाले ख्वाब देख रहे होते हैं, आप लोग कहते हैं कि ये बंदा हमारे साथ बहुत ही मुखलिस है, हमारी वजह से ये किसी भी किस्म का अपना कमीशन नहीं ले रहा। फिर आप लोग अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, उनको हम वादा करते हैं, उनको कहते हैं यार मैं डेंगू लगा के तुर्की जा रहा हूँ, अगर तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग भी तैयार हो जाओ। अब आपके दोस्त भी सोचते हैं कि यार अगर हमारा दोस्त जा रहा है, खुद जा रहा है, तो फिर हम भी ट्राई करते हैं। आप अपने दोस्तों को इतना पक्का करते हो कि मैं डेंगू लगा के जा रहा हूँ तुर्की, तुम लोगों ने जाना है तो ठीक है, वरना मैंने तो ऑलरेडी जाना है, मैंने ये फैसला कर लिया है। आपके इस डिसीजन को लेके आपके दोस्त भी तैयार हो जाते हैं तो आपका मसला हल हो जाता है। अब आपके दोस्तों को ये नहीं पता कि असल में आपके दोस्त को 3 से 4 लड़के चाहिए, जिसकी वजह से उसकी पेमेंट ये है वो आधी माफ़ हो जाएगी। इस तरह एजेंट माफिया जो है ये लड़कों को अपने जाल में फंसाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ दूर दराज के जो गांव होते हैं, सादा लोग होते हैं, एजेंट माफिया उनको ही अपने जाल में नहीं फंसाते, बल्कि शहर में जो लोग, जो नौजवान बेरोज़गार होते हैं या ऐसे नौजवान जो बाहर जाना चाहते हैं, जिन्होंने एम्बेसियों के चक्कर लगाए हैं, उनको वीज़ा नहीं मिला, वो काफ़ी परेशान हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या एम्बेसी ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है, उन लोगों को ये एजेंट जाके मिलता है, क्योंकि वो लोग इनका आसान हदफ होते हैं। ऑलरेडी वो लोग बाहर जाना चाहते हैं, उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। फिर वहाँ पे ये एजेंट कहते हैं यार हम आपको बाहिफाजत अगर तुर्की और आगे यूनान पहुँचा दें तो क्या तुम जाओगे? रास्ते में तुम्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हमारे बंदे साथ होंगे, वो आपको साथ लेके जाएंगे, आपको बहुत ही सहूलत के साथ जो बॉर्डर है वो क्रॉस करवाया जाएगा, आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। अब वो लड़के एक तो बेरोज़गार हैं, वो पाकिस्तान में काम नहीं कर रहे, उनको काम करना ही बाहर जाके है, उनको वीज़ा भी नहीं मिल रहा, वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। उनके माइंड में बस एक ही चीज़ होती है कि हमने बाहर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमने बाहर जाना है। तो वो लोग भी इनके शीशे में उतर जाते हैं और वो भी तैयार हो जाते हैं कि हमने डेंगू लगानी है। अब ये लोग एजेंट के साथ फाइनल डील करते हैं कि अगर हम डेंगू लगाते हैं तो हमसे कितने पैसे लोगे, पैसों का क्या शेड्यूल होगा, पैसे आपने पहले लेने हैं बाद में लेने हैं। तो एक बार फिर एजेंट एक और पत्ता फेंकता है, वो कहता है यार मुझे आप लोग 1 रुपया मत दो, आप जब तुर्की पहुंच जाओगे तो आपने पैसे उस वक्त देने हैं। अब इससे ज़्यादा मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ? अगर आप लोग तुर्की ना पहुँचे, खुदा न ख्वास्ता आप पकड़े गए, डिपोर्ट हो गए, वापस आ गए, तो मेरा सारा नुकसान हो जाएगा, मैं अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट करूँगा। हालांकि ये सफ़ेद झूठ होता है। आपका एजेंट आपके ऊपर 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बल्कि वो आपके पैसे को यूटिलाइज करता है। आप जब एजेंट की इस बात को सुन के फाइनली अपना डिसीजन लेते हैं कि हमने अब तो डेंगू लगानी ही लगानी है, अब कुछ भी हो जाए हमने जाना है, क्योंकि एजेंट हमारे साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। अब यहाँ से फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है डेंगू की। अब जब डेंगू के लिए आप लोग अपना माइंड बना लेते हैं, फिर एजेंट आपको कहता है कि आप लोग अपनी शॉपिंग कर लें, एक बैग ले लें, खाने पीने का सामान रख लें उसमें, और शूज़ ले लें और 2 बोतल पानी की ले लें। अब पाकिस्तान से ईरान एंटर होने के लिए 2 मेन रूट्स हैं, एक क्वेटा की तरफ से खुश्की का रास्ता है और एक कराची की तरफ से समुद्री रास्ता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने समुद्री रास्ता इख्तियार करना है, हम 45 मिनट में ईरान में हो जाएंगे, हमसे इतना ज़्यादा पैदल नहीं चला जाता, तो वो समुद्री रास्ता इख्तियार करते हैं। कुछ लोग पानी से डरते हैं, वो कहते हैं हमने कराची वाली साइड से नहीं जाना, हमने क्वेटा वाली साइड से जाना है। एजेंट आपको एक फ़ाइनल डेट देता है कि इस तारीख की आप टिकटें बुक करवा लें, अगर आपने क्वेटा की साइड से जाना है तो आप क्वेटा की टिकट बुक करवा लें, अगर आपने कराची वाली साइड से जाना है तो आप कराची की टिकट बुक करवा लें। फिर आखिर खुदा खुदा करके आपका वो दिन आ जाता है जब आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हम लोग डेंगू के लिए निकल रहे हैं। आपके वालिदैन, आपके दोस्त यार आपको लाख मना कर रहे होते हैं कि ये रिस्क है, आपकी जान का रिस्क है, ये काम ना करें, लेकिन आप लोगों की एक ही ज़िद होती है
कि फ़लाँ बंदा भी तो गया था, फ़लाँ दोस्त है हमारा वो पहुंच गया है, वो वहाँ पे सेटल है, पाकिस्तान में रखा ही क्या है, हमने नहीं रहना यहाँ पे, हमने डंकी लगानी है। फिर अगर आप क्वेटा वाली साइड से जाते हैं तो आप क्वेटा की टिकट बुक करवा लेते हैं, बस की या ट्रेन की। अगर आप कराची वाली साइड से जाते हैं तो आप कराची की टिकट बुक करवा लेते हैं। अब जब आप लोग घर से निकलते हो, एजेंट आपको कहता है कि आपने कराची या क्वेटा पहुंच के मुझे कॉल करनी है, मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे कॉल करेंगे, मेरा बंदा आएगा, वो आपको रिसीव कर लेगा, वो अपने साथ ले जाएगा, आपको अपने घर खाना वाना खिलाएगा, वहाँ से फिर आगे आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। आप बखुशी जाके लाहौर से क्वेटा का टिकट लेते हैं और क्वेटा के लिए निकल जाते हैं। जब आप क्वेटा पहुंच जाते हैं, आप एजेंट को कॉल करते हैं, आपका एजेंट आपको एक नंबर देता है, आप उस नंबर पे कॉल करते हैं, एक बलोची आता है, बलोची आपको बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलता है, क्या हाल है भाई, ठीक हो, खैरियत से पहुंच चुके हो, रास्ते में कोई मसला पेश तो नहीं आया, ये वो। आप बड़े खुश होते हैं, यार बंदे बहुत अच्छे हमको मिल गए हैं, हमारा सफ़र जो है ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। वो बंदा आपको अपने घर ले जाता है, गाड़ी में बिठा के, खाने का पूछता है, चाय पानी का पूछता है, एजेंट को कॉल करते हो आपके, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब क्वेटा में जिस रहाइश में आप जाते हो वो एजेंट की रहाइश होती है, वहाँ पे ऑलरेडी हो सकता है कुछ लोग आपका वेट कर रहे हो, एक काफिले की शक्ल में आप लोग आगे बॉर्डर की तरफ जाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग उसी दिन रात को बॉर्डर के लिए निकल जाओ, और हो सकता है आपको 1-2 दिन वहाँ पे वेट करना पड़े। अब जब आप वहाँ से निकलोगे, एजेंट आपको कहेगा जी चलें जी, आज रात को आपका सफ़र है, तो आप लोग अपनी तैयारी कर लें। आप लोग तैयार हो जाते हैं, रात को वो आपको छोटी गाड़ियों में बिठा के 5-5, 10-10, 15-15 बिठा के आपको बॉर्डर की तरफ रवाना कर देते हैं। अब उस गाड़ी में थोड़ी सी तंगी होती है, आप लोग थोड़ी तंग होते हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं है, ये डंकी है, इतनी मुश्किलात तो होगी। अब जहाँ पे 2 बंदे बैठने की जगह वहाँ पे 3 या 4 बैठे हैं, सो के कोई मसले है तो गाड़ी ना। ये गाड़ी वाला ये ड्राइवर जो होता है, ये आपको पंजगोर लेके जाता है। पंजगोर के उन खौफनाक और डरावने जो पहाड़ होते हैं उनके बीचों बीच गाड़ी ले जाता है, और रास्ते में एक मुकाम आता है, वहाँ पे वो अपनी गाड़ी रोक देता है। यहाँ से फिर आपकी असल डंकी शुरू होती है। अब आप लोग डंकी के लिए तैयार हो जाएं कि डंकी किसे कहते हैं। ड्राइवर आपको वहाँ पे जो 3 बलोच ऑलरेडी आपका वेट कर रहे होते हैं उनके हवाले करता है, इनको डैंकर कहते हैं। मतलब जो बंदा पंजगोर के उन पहाड़ों से आपको ईरान के बॉर्डर की तरफ लेके जाएगा, जो गाइडर होगा आपको, इसको डैंकर कहते हैं। वहाँ पे 2 से 3 या 4 हो सकता है बलोच हों, वो आपको बॉर्डर की तरफ लेके जाएंगे, वो आपके डैंकर है। वहाँ से गाड़ियाँ वापस आ जाती हैं, आपका पूरा काफिला होता है 20, 50, 60, 100, 200 लोग। ये पूरा काफिला यहाँ से अपनी डंकी का आगाज़ करता है। शुरू में जो सफ़र होता है वो थोड़ा सा आपको बेहतर लगता है कि सीधा रास्ता है, पहाड़ों के साथ साथ रास्ता बना हुआ है, आप सीधे रास्ते में चल रहे हैं, कहते हैं इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है, इतना रास्ता तो हम तय कर लेंगे, 2 से 3 या 4 घंटे चलेंगे। डंकर आपको ये कहेगा बस थोड़ा सा चल लें, थोड़ा सा चल लें। लेकिन हकीकत ये है कि आपको ये रास्ता 24, 48 और 72 घंटे तक पैदल सफ़र करना पड़ सकता है। जब आप इस रास्ते जाते हो, एक मकाम ऐसा आता है जब 4 से 5 या 6 घंटे आप लोग मुसलसल पैदल चल के थक जाते हो, आपके पास पानी ख़त्म हो जाता है, तो आपका दिल करता है कि हम यहाँ से वापस चल जाएं। उस वक्त आपको एहसास होता है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है डंकी लगाने के लिए अपने आप को आमादा करके। अब वहाँ पे आप लोग उन डैंकरों को कहते हो कि हमने वापस जाना है, आप मेहरबानी करके हमको वापस भेज दें, तो वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती। आप यकीन मानें कि हवा में जो उड़ने वाली चिड़ी है उसकी जान की कीमत है, लेकिन आप लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है वहाँ पे। डैंकर आपको मार दे, कुछ भी करे, आप कुछ नहीं कर सकते। डैंकर आपको गया, आप वापस नहीं जा सकते, आपने ये सफ़र जारी रखना है। अगर लकीली अगर आपको डैंकर ये कहेगा ठीक है तुम वापस चले जाओ, तो आप लोग वापस जा नहीं सकते हो, क्योंकि दूध वो आप खा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ी सी बिरयानी होती है, वो जब आप खाते हैं आप ये समझते हैं कि ये एजेंट हमको फ्री में दे रहा है, ये एजेंट की तरफ से। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी बिरयानी खाने के बाद आप लोग थोड़ी रेस्ट करते हैं, वो बंदा आपके पास आ जाता है, पैसे दो जी, 1000, 2000, 3000 की वो प्लेट होती है,
पानी की एक छोटी सी बोतल 1000, 1500, 2000 तक की होती है। अब एजेंट आपको पहले कहता है कि आपने 20,000 क्वेटा देना है, 10-15 हज़ार आप अपने पास जेब खर्च रखना है। फिर आप वो जेब खर्च से 1000-1500 आप मजबूर हैं आपने देने हैं उनको, उस बिरयानी की आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। वहाँ से फिर दोबारा आपको टैंकर 1 घंटा हो सकता है स्टे करवाए, उसके बाद दोबारा आपको कि आपने पैदल चलना है, आपका फिर सफ़र शुरू हो जाता है उन पथरीले रास्तों में। जब आगे थोड़ा सा बॉर्डर के करीब मैदानी रास्ता आता है तो वहाँ पे छोटी गाड़ियाँ जिनको डाला कहते हैं, डाले आपको लेने के लिए आ जाते हैं। उस डाले में जहाँ पे 10 या 15 बंदे बैठ सकते हैं वहाँ पे 20, 25, 30 बंदे बिठा देते हैं। जहाँ पे 3 से 4 बंदे बैठते हैं वहाँ पे 10 से 15 बंदे बिठाते हैं। उस डाले में जब आप लोग बैठते हैं वो डाला इतनी स्पीड के साथ भगाते हैं कि जब ये पाकिस्तानी जो डंकी लगा रहे हैं कि जैसे ही ईरान के बॉर्डर में एंटर हुए थे ईरानी फोर्सेस ने फायर कर दिया और बेपनाह लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई। उसके बावजूद लोग बाज नहीं आएंगे डंकी से। 2019 में एक वाक़या पेश आया था कि 20 से 25 लोग थे एक डाले में और 20 से 25 लोग थे दूसरे डाले में। ये सब लोग भी अपनी आंखों में यूरोप के और सुहाने मुस्तकबिल के जो ख्वाब है वो सजाए डंकी लगा के ईरान के हदूद में दाखिल होने के लिए क्वेटा से निकले थे। इनकी गाड़ी का जो ड्राइवर था वो बिल्कुल पंजकोर में जाके इनको एक जगह पे खड़ा करता है, वहाँ पे इनकी आंखों में पट्टियाँ बांधता है, कहता है ये एरिया जो ख़तरनाक है यहाँ पे आपको आंखों में पट्टियाँ बांध के आगे जाना है। गाड़ी में बिठाता है और वो गाड़ी सीधी लेके दहशतगर्दों के पास जाता है, वहाँ से खुद भाग जाता है, उन बेचारे लड़कों को दहशतगर्दों के हवाले कर देता है और उन दहशतगर्दों ने इंतहाई बेदर्दी के साथ उनको सामने खड़ा करके गोलियां मारी। अब इससे पीछे जो गाड़ी आ रही थी उसमें भी 22 से 25 लड़के थे। जब उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी, थोड़ी सी अक्लमंदी वाला काम किया कि फायरिंग हो गई है, तो वो लोग उस गाड़ी से भाग निकले। ड्राइवर ने उनको बचाने की कोशिश की कि रुको इधर बैठो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो भाग गए। 4 लोग उनमें से किसी न किसी तरीके से रोड तक पहुँचे हैं। वहाँ से वो लोग वापस पंजाब अपने घर पहुँचे। 15 लोगों का आज दिन तक पता नहीं है वो कहाँ पे है। 22 लोगों को इंतहाई बेदर्दी के साथ पंजगोर के उन पहाड़ों में कत्ल कर दिया गया था। न्यूज़ भी आई जियो पे, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। खैर, जब आपको ईरानी टैंकर जो होता है वो अपने साथ ले जाके बॉर्डर क्रॉस करवाता है, अब बॉर्डर क्रॉस करते वक्त आप लोगों को मौत जो है ये कह लें कि अपने सामने नज़र आ रही होती है। जो टैंकर होते हैं इसने पहले से कोई रास्ता बनाया होता है, नहीं तो ये वहाँ पे जो तार होती है उस तार को काट के आप लोगों को उस रास्ते से गुजार के ईरान के हदूद में दाखिल करता है। ईरान के हदूद में दाखिल होने के बाद 3 से 4 किलोमीटर आपको कहता है भागो यहाँ से, तो वहाँ से आप भागते हो। ईरानी फोर्सेस ने अगर आपको देख लिया चेक पोस्ट पे, वो वहीं से सीधे फायर करेगी। दाखिल होने के लिए घर से निकले हैं उन पे क्या गुजरेगी। जब एजेंट आपको कहते हैं आपने कराची पहुँचना है, वहाँ से मुझे कॉल करनी है, वहाँ मैं आपको एक बंदे का नंबर दूंगा, वो आपको रिसीव करेगा। आप कराची पहुँचे एजेंट को कॉल करते हैं, एजेंट आपको एक नंबर देता है, उस नंबर पे आप कॉल करते हैं। वहाँ पे दूसरा एजेंट होता है, वो आपको कहता है जी कि आप टैक्सी लें या रिक्शा लें तो आप सीधा ली मार्केट आ जाएं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो एजेंट खुद आपको लेने आए, क्योंकि उनको अपना डर होता है कि वहाँ पे पुलिस हमको ना पकड़ ले। वहाँ से आप रिक्शा या टैक्सी ले के सीधा ली मार्केट जाते हैं। ली मार्केट में आपको एजेंट मिलता है, वो आपसे 30 से 35 हज़ार रुपये लेता है कि आप ये पैसे मुझे दो। आप वो पैसे उसे देते हो, वो आपको किसी होटल में या अपने किसी रूम में वहाँ पे ठहरा देगा। रात की टिकटें लेगा या छोटी गाड़ियों में आपको ग्वादर वाली साइड आपका सफ़र शुरू हो जाएगा। ग्वादर में पहले एक जिमनी स्टॉप आता है, उससे 2 किलोमीटर पीछे आपको उतार देगा। वहाँ उतर के आप लोगों ने पैदल जाना होता है साहिल तक। वो 2 से 3 किलोमीटर जब आप पैदल चलते हैं तो आप थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन बर्दाश्त कर लेते हैं। जब आप साहिल पे जाते हैं तो वहाँ पे एक टैंकर होता है जो कश्ती लेके खड़ा होता है, आपका वेट कर रहा होता है, जिसने आपको ये बॉर्डर क्रॉस करवाना है। अब जब आप वो लक्कड़ की कश्ती देखते हो जिसमें 10 से 12 बंदे बैठने की गुंजाइश है, वो उसमें 20 से 25 बंदे बिठाता है, तो वहाँ से आप भागने की कोशिश करते हो कि मैंने डंकी नहीं लगानी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते आप वहाँ से। अब आपको डंकी लगानी ही लगानी है। वो कश्ती में बिठा के आपके ऊपर त्रिपाल दे देगा। त्रिपाल देने के बाद वो अपनी कश्ती पानी में डाल देगा। अब जब जिस कश्ती में बैठने की गुंजाइश 15 लोगों की है, वहाँ पे 20 से 25 लोग बैठे हुए हैं। जब कश्ती पानी में जाती है, आगे से पानी की जब तेज़ लहरें आएँ
वो लहरें जब उसके साथ टकराती हैं तो उस वक्त आपको याद आता है कि आप ये पुल सिरात क्रॉस कर रहे हैं। वो 45 मिनट जो होते हैं वो आपको क़यामत याद करवा देते हैं। ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं कि कश्ती में बंदे ज़्यादा हैं, पानी की एक तेज़ लहर आई है, कश्ती का जो बैलेंस है वो थोड़ा गड़बड़ हुआ, कश्ती उलट गई। वो 20-25 जितने बंदे हैं उनकी वहीं पे डेथ हो गई। ये इतना ख़तरनाक जानलेवा सफ़र है। खैर, वो जो आपका आधा घंटा या 45 मिनट का सफ़र है समुद्र का, वो आप तय कर लेते हैं। आप दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं, चौबार वाली साइड पे या ईरान वाली साइड पे, तो वो आपको पानी के अंदर ही उतार देता है। आपने छलांगे लगा के साहिल पे जाना है। वहाँ पे फिर आगे आपके जो ईरान के टैंकर है वो आपका वेट कर रहे होते हैं। वो आपको अपने साथ ले जाते हैं कि आगे गाड़ी खड़ी है, आप लोग गाड़ी में बैठ जाएंगे। अब आप पूरा लिबास आपका गीला होता है। उस रेतीले रास्ते पे जब आप चलते हैं आपके शूज़ में रेत चली जाती है, तो पाँव जख्मी हो जाते हैं। फिर आगे जाते हैं 1 से 2 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। वहाँ से आगे फिर आगे डाला है, वो आपका वेट कर रहा है। उस डाले में आप लोगों ने बैठना है। बैठ के आप भी जो एजेंट होता है या डैंकर होता है उसके घर चले जाते हो। एक कच्चा सा गंदा सा मकान होता है, वहाँ जाके आप लोग सेफ हो जाते हो। आप दोनों साइड से, कोयटा वाली साइड हो या कराची वाली साइड हो, आप लोग ईरान के दूध में अगर आप इंटर हो चुके हैं तो यहाँ से अब आगे आपने तेहरान जाना है। अब तेहरान के लिए जो डंकी आपने लगानी है वो किस तरह की होगी, उसमें कितना पैदल होगा, उसमें कितना जान का ख़तरा है। जो एजेंट आपको कहता है कि सारा सफ़र गाड़ी में हो गया, क्या वाकई आपने सारा सफ़र गाड़ी में करना है? अगर गाड़ी में सफ़र करना है तो गाड़ी कौन सी होगी? रास्ते में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको? तेहरान पहुंचने तक 3 बड़ी चेक पोस्ट आती हैं। उनमें से एक चेक पोस्ट का नाम है बम चौकी। जैसा कि नाम में ही दहशत है। अब ये बम चौकी क्या है, इसको किस तरीके से क्रॉस करते हैं, इस बम चौकी में जान का कितना ख़तरा है, ये सब कुछ और बहुत कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग डंकी लगाने का सोच रहे हैं। और मेरी आप सब लोगों से एक ही दरख्वास्त है, चाहे एजेंट आपको कहे मैं आपकी बाई एयर की डंकी लगवाता हूँ, तो आप लोग डंकी हरगिज़ ना लगाएं। ये डंकी मतलब आपकी जान का रिस्क। आप अपनी जान हथेली पे रख के इस रास्ते में जा रहे हैं। अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, अपने प्यारों के लिए अपनी जान का सोचें। ये घाटे का सौदा है, ये सौदा हरगिज़ ना करें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।